हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि कक्षा 12 का ये आपका फिजिक्स की कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट ये क्वेश्चन है। आपको इन सवालों को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं एसी सर्किट। आप लोग जानते हैं कि ये क्लास 12 का टॉपिक है या लेसन है। इसमें आपका आता है एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। दोस्तों ये बहुत मोस्ट टॉपिक है जो कि वर्ग माध्य मूल मान नाम से आता है, जिसको IRMS से व्यक्त किया जाता है। क्या होता है ये, इसके विषय में हम यहाँ पे बातें करेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, कैसे इसके फार्मूले का जनरेशन होगा, निगमन कैसे होगा, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये हम यहाँ से क्लियरफाई आपका करने वाले हैं कि जो हम किसी मीटर यानी कि जो अमीटर होता है जो विद्युत धारा का मापन करता है, हम किसी सर्किट में उस अमीटर की सहायता से धारा के मान को मापते हैं तो जो मान आता है क्या एक्चुअल में वही मान सर्किट में बहता है या उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है। इसलिए ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत आवश्यक है। तो आइए यहाँ पे इसको हम सबसे पहले डिफाइंड करते हैं कि क्या होता है वर्ग माध्य मूल मान किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर बनाना चाहूँगा जिससे आपको समझा सकूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इस टाइप से फ्लो होती है चूँकि समय के साथ इसकी दिशा भी बदलती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं इसकी आवृत्ति समान होता है समय के साथ, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वह चेंज होती जाती है। लेकिन जो डीसी होता है, डीसी की डायरेक्शन नहीं बदलती है, वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये कहलाता है आपका हाफ साइकिल। ये भी आपका होता है हाफ साइकिल, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यदि ये वाली हाफ साइकिल को इस वाले हाफ साइकिल के साथ मिला दिया जाता है तो एक पूर्ण साइकिल बन जाता है। साइकिल दोस्तों एक सर्किल बन जाता है, मीन्स एक वृत्त बन जाता है, जिसमें हम जानते हैं कि इसका जो कोण बनता है वो टोटली 360 डिग्री का कोण ये बनता है। तब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इसके डेफिनेशन को बताते समय मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हमको कैसे देना है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक पूर्ण साइकिल के लिए एक पूर्ण साइकिल कहाँ से बनेगी, ये दोनों को मिला देंगे तब जाकर के एक सर्किल बनेगा। एक पूर्ण साइकिल के लिए इसमें बहने वाली वैद्युत धारा, कौन सी धारा, अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को कहा जाता है वर्ग माध्य मूल मान। फिर से आप सुन लीजिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा के वर्ग यानी कि एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। मैं इसको आपको यहाँ से क्लियरफाई करता हूँ कि इसमें धारा I बहती है। दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक धारा जितना हुई, ठीक है, इधर से लेके यहाँ तक जितना वैद्युत धारा यहाँ पे फ्लो होती है उसको हम यहाँ पे I मान लेते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे धारा I मान लेते हैं तो I के स्क्वायर के औसत मान के लिए आप लोग कक्षा 10 में स्टैटिक्स पढ़े होंगे, मतलब सांख्यिकी पढ़े होंगे, जहाँ से कि समांतर माध्य निकालना आप सीखे होंगे। वही समांतर माध्य ही आपका औसत मान या माध्य मान कहलाता है। तो यहाँ से आप समझिए कि क्या होता है वर्ग माध्य मूल मान। वैद्युत धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को कहा जाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया उसको आप थोड़ा से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि क्या मैंने बताया। ठीक है, यही बात मैंने आपको उसमें बताया था। क्या चीज़ कि एक पूर्ण साइकिल के लिए बहने वाली धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो सूत्र निगमन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कितना इसका आंसर आता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो वर्गमाध्य मूल मान होता है धारा का, इसको IRMS से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे धारा का औसत मान। आपको ध्यान रखना है कैसे निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान दोस्तों I स्क्वायर का हम यहाँ पे ले लेते हैं माध्य। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/T, फार्मूला आपको यही वाला लगाना है। 1/T ये हो गया आपका 0 से T तक इंटीग्रेशन आप लोग समझते होंगे, समाकलन। ठीक है, और ये आपका हो जाता है I स्क्वायर dt। ठीक है दोस्तों, तो ये बनता है आपका I स्क्वायर dt। अब इसी का हमको समाकलन करना है। अब ध्यान से पहले आप लोग समझ लीजिए ये t क्या चीज़ है। I तो आप जानते हैं कि वैद्युत धारा है, t आप जानते हैं कि ये समय के साथ चेंज होता रहता है वैद्युत धारा, इसीलिए हम यहाँ पे t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल T दिया गया है ये कहलाता है आवर्तकाल। तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्तकाल AC सर्किट में t इक्वल होता है 2π/ω। ठीक है, ये होता है 2π/ω। तब दोस्तों यहाँ से हम जहाँ यहाँ आपके पास t यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वहाँ पे 2π/ω सबसे पहले लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1/T के स्थान पे लिखेंगे 2π/ω, तो 2π यहाँ पे आएगा, ओमेगा आपका अंश पे चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप लिखोगे जब t के स्थान पे, तो ये आपका बनेगा 2π/ω। I के स्थान पे दोस्तों क्या लिखना है उसको आप ध्यान से समझिए। I का समीकरण होता है I = I0 sin ω/t। तो I के स्थान पे आप इतनी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसको हल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो I के स्थान पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं I0 का स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर ω/t। ठीक है, इतना चीज़ आपका ये बन के कंप्लीट हो गया। ये बगल में आ जाता है आपका dt। अब ध्यान देंगे इसी का समाकलन किया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं ω/2π। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान दीजिएगा, ये I0 का स्क्वायर जो है ये हम बगल में ले लेंगे। अब आपके पास बचता क्या है, ये बचता है साइन स्क्वायर। देखिए हमने इसको बगल में ले लिया, बचा आपके पास साइन स्क्वायर ω/t। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स के विषय में जानते होंगे या आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन के लिए हम क्या काम करते हैं, आपको ये चीज़ जानते होंगे कि cos 2 थीटा = होता है, साइन के पदों में भी हम इसको तोड़ सकते हैं, कास के पदों में तोड़ सकते हैं, टेन के पदों में भी तोड़ सकते हैं cos 2 थीटा को। तो हम यहाँ पे cos 2ω = 1 - 2 साइन स्क्वायर ω। यहाँ देखिए cos ω/t है, तो यहाँ पे हम 1 - 2 साइन स्क्वायर ω/t लेके चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम जब इसके स्थान पे यहाँ इतना हमने लिख दिया, यहाँ से हम साइन स्क्वायर को बचाएंगे तो कैसे बचेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम यानी कि 2 साइन स्क्वायर ω/t को बगल में ले आएंगे, तो ये 1 - बनेगा जाके cos ω/t। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ω/t को बचा लेते हैं तो 1 - cos 2ω/t बटे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इतना बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ω/t के स्थान पे हम इतना लेके समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 - cos 2ω/t अपान ये हो गया आपका 2। तो दोस्तों ये आपका dt हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा अपान, देखिए ये जो 2 है इसको हम बगल में खींच लेते हैं, तो 2 दूनी 4, ये हो गया आपका पाई। यहाँ पे हम लिखते हैं I0 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 1 का समाकलन किया जाएगा,
1 का समाकलन dt के सापेक्ष माइनस ये आपका बच जाता है, यहाँ पे फिर से हम ये लिमिट वही लेके चलेंगे। अब यहाँ से ये बचा कितना, cos 2 ओमेगा t dt। दोस्तों इतना आपका बन गया। अब आपको यहाँ से इसका समाकलन कैसे करना है ये आप लोग जानते होंगे, cos 2 थीटा का समाकलन क्या होता है। तब दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो ओमेगा अपान 4 पाई ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर। यहाँ जब 1 का समाकलन t के सापेक्ष किया जाएगा तो आएगा कितना, यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये आपका इसको अभी लिमिट में लगाना है, इसको याद रखिएगा, अभी लगाएंगे एक साथ में। तब यहाँ से देखते हैं cos 2 ओमेगा t का समाकलन क्या होगा। cos थीटा का समाकलन क्या होता है, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे cos का समाकलन तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t। ठीक, तो इस तरह से इसका समाकलन कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, समाकलन हो जाने के बाद ये जो लिमिट होती है, इन लिमिट को हमको यहाँ पे पुटअप करना पड़ता है। तो लिमिट को हम कैसे पुटअप करेंगे उसके लिए आप यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लिमिट को कैसे यहाँ पे पुटअप करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हम क्या चीज़ लेके चले हैं, आई स्क्वायर का औसत मान। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा कितना, ओमेगा अपान 4 पाई ये बना आपका आई स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए, जब t के स्थान पे हम ये आपका समाकलन जो समाकलन के लिए ये वैल्यू दी गई है, यानी कि लिमिट पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये उच्च सीमा लिखी जाती है, उसके बाद निम्न सीमा लिखा जाता है माइनस में। तो t के स्थान पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, यहाँ पे ध्यान दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन, उसके बाद 2 ओमेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे t के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस में t के स्थान पे जब हम शून्य लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली साइन शून्य। अब देखिए बटे में आपके पास ये 2 ओमेगा बचा हुआ है, इसको हमने ऐसे नोट किया। अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा अपान 4 पाई ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर। ये देखिए 2 पाई बाई हो गया ओमेगा माइनस, यहाँ से हमने क्या कहा था, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो चुका है, बचा कितना आपके पास, 2 दूनी 4। दोस्तों ये यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस साइन 0 का मान हो जाएगा शून्य, वो तो हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 2 ओमेगा यहाँ पे बचा हुआ है। अब आपको ध्यान होगा या आप जानते होंगे कि साइन 4 पाई का मान क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 4 पाई का मान यानी साइन देखेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका पाई का मान हो गया कितना, ध्यान दीजिए, पाई का मान आपके पास होता है 180 गुणे ये 4 आपका हो गया, 18 चौक 72, 720। आप यहाँ पे साइन 720 का मान निकाल के देखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पे आपका जो मान आएगा वो शून्य हो जाएगा। तब दोस्तों बनेगा क्या चीज, ये ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर। दोस्तों इसका मान हो जाएगा शून्य, तो ये टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी शून्य। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 2 पाई अपान बचेगा ओमेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम ओमेगा से ओमेगा को काट देते हैं, उसके बाद पाई से पाई को काट देंगे, 2 दूनी 4 इसको भी हम काट देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई का स्क्वायर औसत मान। यहाँ पे देखेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर बटे आपका मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। ठीक है, इतना आपका मिलेगा आके। अब दोस्तों आगे थोड़ा से ध्यान दीजिएगा कि अब हमको यहां से इसका मान कैसे वर्ग माध्य मूल मान हम निकालेंगे, कहां से हम समझेंगे कि ये वर्ग माध्य मूल मान है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास जो बचा हुआ है इतना, यहां पे हम लिखते हैं फिर से आई स्क्वायर का औसत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मिला आपके पास कितना,
आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका आई स्क्वायर का औसत हो गया। यहाँ पे आपका ये वर्गमूल जब लेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये आपका आई स्क्वायर है, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों अंडर रूट 2 बन जाएगा, चूंकि 2 नहीं निकल पाएगा। अब ध्यान दीजिए, यही जो IRMS है, यही जो आपका IRMS होता है, इसी को कहा जाता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में डिफाइंड किया हुआ था। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, IRMS लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I नॉट अपान अंडर रूट 2। तो दोस्तों यही आपका बन जाता है IRMS वैल्यू, ठीक है, यही बनती है IRMS वैल्यू। अब ध्यान से बात को समझिएगा, यहां से सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, ठीक है, क्योंकि यहां से विशेष निष्कर्ष आपका निकलने वाला है। वो कैसे, आप ध्यान दीजिए, जब आई यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 आई नॉट, जब हम इतना लिखेंगे यहां पे, तब आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम 1 में √2 से भाग देंगे, 1 में √2 से भाग देंगे, तो दोस्तों आता कितना है, 0.707। 1 में √2 से भाग देने के बाद इतना वैल्यू आती है, ठीक है। ये बगल में क्या आ गया, आई नॉट आ गया। तब दोस्तों ये चीज आपका बनेगा एक्चुअल में क्या चीज, IRMS इक्वल जाके बनेगा 0.707 आई नॉट, इतना आपका यानी शिखर मान का। देखिए यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो IRMS वैल्यू होती है वह शिखर मान का इतना गुना होती है, ठीक है, शिखर मान का इतना गुना वैल्यू होती है। मतलब ये हुआ कि जो अमीटर होता है, जिसमें धारा का मापन होता है, जब हम किसी चालक में अमीटर को लगा देते हैं, तब जो मापन वह करता है वह एक्चुअल में क्या मापता है, वह एक्चुअल में IRMS वैल्यू मापता है, ठीक है, शिखर मान को वो बिल्कुल भी नहीं माप पाता है। अच्छा ये भी आप ध्यान दीजिए, जो शिखर मान हो, जो आपका IRMS मान होता है, वह शिखर मान का कितना % होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर इसको हम देखें, इसको हम 100 से गुणा भाग करके देखेंगे तो ये 70.7% आएगा, ठीक है, किसका, आई नॉट का इतना मान आएगा केवल, बस। मतलब ये हुआ कि जो हम अमीटर से वैद्युत धारा को मापते हैं किसी चालक में, वो एक्चुअल में जो उसमें बहने वाली धारा होती है उसका केवल 70.7% भाग ही अमीटर आपका माप पाता है, बस, ठीक है। बाकी एक्चुअल में जितना धारा उसमें 100% होती है, उस 100% को आपका अमीटर नहीं मापता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, केवल इतना वैल्यू ही माप पाता है। जबकि वास्तविक मान यानी शिखर मान कुछ और होता है, लेकिन जो अमीटर से हम मापते हैं वो RMS वैल्यू होती है, जो कि उच्चतम मान का यानी शिखर मान का 70.7% होती है। तब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई है, इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।